हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो हम अभी ये क्लास 7th NCERT हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड चैप्टर। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जो भी ट्रेसेस हमें मिले हैं समय के साथ, उनका कैसे जो मतलब है वो बदला है, और हमने उन चीज़ों को कैसे समझा है। जो भी समय के साथ बदलाव आए, चाहे वो उनके लैंग्वेजेस में आए हों, चाहे उनके कल्चर में आए हों, तो जो भी चीज़ें हमें उस समय मिली, उनसे हमने क्या चीज़ें समझी, वो सब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। देखिए, जो अभी हम ये टाइम पीरियड पढ़ेंगे ना, ये 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो भी मेजर किंगडम्स आई हैं, जिन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में राज किया, जो भी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चीज़ें की, वो सब चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये मैप में भी दिखाया गया है। कई ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स थी जो उस समय इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में राज किया जिन्होंने। तो उसमें कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे ये है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालास, चोलास, चहमान, जिनको चौहान भी कहा गया। ये आप इस मैप के अंदर देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर जो है चौहान राज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश था, यहाँ पर चोल थे, यहाँ पर चेर थे, यहाँ पर पालास थे। तो ये जो कुछ मेजर किंगडम्स रही हैं जिन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट में राज किया है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक अलग अलग जो ये किंगडम्स छोटी छोटी आई, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की। अब जो यहाँ पर ये इनका बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये एक फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, ये एक फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर है। इसे फ्लक्चुएटिंग क्यों कहा गया है? देखिए, जो ये राजा थे, ये छोटी छोटी किंगडम्स थी इनकी, ये आपस में एक दूसरे से, अपने अगल बगल के राजाओं से लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे के एरियाज को कंक्वायर करने की कोशिश करते थे। तो लगातार ही ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे। कभी कोई इस एरिया को कवर कर लेता था, तो कभी कोई राजा इस पर कवर कर लेता था। तो ये इस पर किसी ना किसी, कभी किसी राजा का राज होता था तो कभी किसी का। तो इसी वजह से ये किसी एक का होकर नहीं रहता था, इसीलिए इस फ्रंटियर को फ्लक्चुएटिंग कहा गया है। कभी भी ये किसी एक राजा के अंडर में नहीं रह पाया, क्योंकि ये आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, तो एक दूसरे के फ्रंटियर को हड़पते रहते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है इनके बीच में ये चलती रहती थी। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, जो नई डायनेस्टीज़ निकल कर आई हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में जो भी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ निकल कर आई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के आसपास देखो, जो बिग लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे हमारा जो ये पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग रीजन्स में जो है कोई एक बड़ा राजा नहीं होता था। जैसे कि मतलब ये लोग छोटे छोटे रीजन्स में हैं, अपना ऑपरेट कर रहे होते थे, उसके ऊपर ये काफ़ी अपने पर्टिकुलर रीजन में ये बहुत पावरफुल होते थे और अपने एरिया पर राज कर रहे होते थे, ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा राजा आता था, जिसके एरिया में, जैसे कोई एक बड़ा राजा आ गया, सेंट्रल लेवल पर आ गया, तो उसके साम्राज्य के अंदर जितने भी छोटे छोटे ये रीजन्स हुआ करते थे, जिस पर ये लैंडलॉर्ड्स, या जिनको सामंत भी कहा जाता था, ये सामंत जो है ये राज कर रहे होते थे। तो राजा क्या करता था, इनको अपना सबॉर्डिनेट बना लेता था कि तुम मेरे अंडर काम करो, ठीक है। राजा को भी कोई शौक नहीं था इनसे लड़ाई मोल लेने को, कि ये अपने एरियाज़ में बहुत पावरफुल थे। तो राजा कहता था कि तुम उस एरिया पर राज करो, बस मेरे अंडर रहो, ठीक है। और जो मतलब राजा को जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती थी, वो ये राजा को प्रोवाइड करते थे। जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर से पढ़ाया है कि कैसे सामंत खुद ही धीरे धीरे पावरफुल बनने लगे। तो ये क्या करते थे कि जो राजा हुआ करते थे, वो इन सामंतों को कहते थे कि तुम मेरे सबॉर्डिनेट्स की तरह काम करो, ठीक है। और जो भी एरिया है तुम उसके ऊपर चाहे टैक्स वसूलो, कुछ भी करो, जो मुझे चाहिए वो चीज़ें तुम मुझे दो। जैसे कि राजा इनसे मिलिट्री सपोर्ट मांगता था, ठीक है, और राजा को ये गिफ्ट्स वगैरह राजा को देते थे जाकर। तो ये सब चीज़ें जो थी, ये आपस में इनका चलता रहता था। तो इससे क्या था कि जब राजा जो है इनको काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता था कि अपने एरिया में जाकर तुम टैक्स कलेक्ट करो, रेवेन्यू कलेक्ट करो, तो ये क्या करते थे, इसकी वजह से क्या हुए कि जो सामंत थे वो धीरे धीरे पावरफुल हो गए, काफ़ी वेल्दी हो गए। जब इनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तो इन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया। महासामंत यानी कि जो बहुत ही बड़े एरिया का एक राजा होता है, एक लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन, एक बड़े क्षेत्र पर राज करने वाला व्यक्ति। तो इन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित कर दिया। कुछ समय बाद तो ऐसा भी आया कि इन्होंने खुद को ही राजा घोषित कर दिया कि हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, और कौन राजा, हम किसी राजा वाजा को नहीं जानते। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खुद ही उस रीजन पर अपनी एक तरह से
उसके ऊपर राज करने लगे। तो यही ऐसे ही ये छोटी छोटी किंगडम्स जो हैं निकल कर आई, जो इस एरिया में हम देख रहे हैं ना, इस मैप में ये छोटी छोटी किंगडम्स हैं, ये ऐसे ही निकल कर आई हैं। ये सामंत हुआ करते थे, किसी राजा के अधीन चलते थे, और जब ये खुद ही इतने पावरफुल बन गए, अच्छी खासी इनके पास वेल्थ आ गई, तो इन्होंने अपना ही एक रीजन बना लिया, अपना ही एक एम्पायर खड़ी कर ली। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है राष्ट्रकूटों के बारे में। राष्ट्रकूट जिन्होंने डेक्कन में है अपना एक तरह से अपनी एम्पायर खड़ी करी, और ये क्या थे, ये चालुक्यों के सबऑर्डिनेट्स थे। चालुक्य जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, पुलकेशिन चालुक्य वंश का ही राजा था, तो इनके जो है ये सबऑर्डिनेट थे। और 88th सेंचुरी के जो मिड में क्या हुआ, दंती दुर्ग, ये दंती दुर्ग कौन था, ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर था। ठीक है, तो दंती दुर्ग क्या करता है कि जो अपना चीफ होता है चालुक्य, उसको ही हरा के, ठीक है, उसको हटाकर खुद ही राजा बन जाता है और एक रिचुअल परफॉर्म करता है। देखो जो दंती दुर्ग था ना, वो एक तरह से एक ब्राह्मण था। ठीक है, लेकिन उस समय क्या हुआ करता था, जो राजा हुआ करते थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बेसिस पर लोगों के काम जो है डिवाइडेड थे। जो क्षत्रिय हुआ करते थे वही लड़ाइयाँ करते थे, योद्धा वगैरह, मतलब जो युद्ध वगैरह करते थे वो क्षत्रिय ही किया करते थे। ब्राह्मणों का काम था सिर्फ पूजा पाठ करना। तो दंती दुर्ग क्या था, दंती दुर्ग एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब उसको बनना था क्षत्रिय, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो एक वॉरियर बनना चाहता था, एक राजा की पदवी लेना चाहता था। तो उसने क्या किया, ये रिचुअल परफॉर्म्स करते थे, उसने एक रिचुअल परफॉर्म करवाया कि भाई मेरा मतलब मैं रीबर्थ हुआ है और मैं एक क्षत्रिय के रूप में मैंने जन्म लिया है। मतलब एक बड़े बड़े रिचुअल्स अपने हिसाब से ही करवा के, अपने हिसाब से करने के लिए कुछ भी कर देते थे ये लोग। ठीक है, और ऊपर से वो खुद ही ब्राह्मण था, तो उसने खुद ही अच्छा खासा एक रिचुअल तैयार कर लिया होगा कि ये एक रिचुअल कर दो और बस मैं एक क्षत्रिय बन जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही कई बड़ी बड़ी फैमिलीज जो होती थी, इन अदर केसेस मेन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। तो जो कई एक तरह से काफ़ी डोमिनेटिंग जो फैमिलीज़ हुआ करती थी, पावरफुल फैमिलीज़ हुआ करती थी, वो खुद ही अपनी किंगडम्स बना लेती थी। ठीक है, ऐसे ही एक निकल कर आया था कादम्बा कादम्बा मयूर शर्मन। ठीक है, ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। रुको एक मिनट, फॉर द इंस्टांस द कादम्बा मयूर शर्मन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र वर ब्राह्मण्स। हाँ, तो एक था मयूर शर्मन और एक दूसरा था हरिश्चंद्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश का था। ये दोनों ही ब्राह्मण थे, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो ट्रेडिशन है, अपना जो ब्राह्मणपना है वो छोड़कर इन्होंने हथियार उठा लिए और ये लोगों ने भी अपनी नई नई जो है किंगडम्स इस्टेब्लिश की। जैसे कि मयूर शर्मन ने कर्नाटक में अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया, और जो गुर्जर प्रतिहार है, हरिश्चंद्र है, इसने राजस्थान में अपनी किंगडम इस्टेब्लिश की। अब हम पढ़ेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे राजा जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, कैसे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम होता था, तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कई राजा ऐसे थे जिन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स अपने ऊपर मतलब खुद ही लगा लिए कि अपने ऊपर कि हम क्या हैं, महाराजाधिराज हैं, मतलब ग्रेट किंग। ठीक है, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, और त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने अपने आप को खुद ही दिए। ठीक है, और तो क्या होता था कि ये सब इतने सारे अपने ऊपर क्लेम्स लेने के बाद भी इनको जो अपनी पावर है वो इन लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती थी। कौन लोग थे, सामंत थे, पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, ब्राह्मण थे। क्यों, देखो राजा चाहे अपने आप को जो मर्जी कह ले, जो मर्जी टाइटल दे दे, महाराजा धीराज हो या जो भी हो, चक्रवर्ती हो, लेकिन फिर भी उसको अपनी पावर जो है इन लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती थी। जैसे कि सामंत आपको पता है कि वो अपने एक रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल लैंडलॉर्ड हुआ करता था, जो लोगों से टैक्स वगैरह वसूलता था। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता था। राजा उससे टक्कर तो इतने ले नहीं सकता था कि इससे पंगा लेके मुझे अपनी एम्पायर तो ख़राब नहीं करनी है। दूसरा पीजेंट्स कौन थे, देखो उस समय जो पीजेंट्स थे इस बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। अब पीजेंट्स जो है वो खेती करेंगे तो एग्रीकल्चर से भी रेवेन्यू आएगा, वो भी कहीं ना कहीं राजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापार करते थे, उनसे भी अच्छा खासा टैक्स राजा को वसूलने को मिलता था, और उनसे जो रिसोर्सेज होते थे वो भी राजा तक पहुँचाए जाते थे। और सबसे मेन तो आते हैं ब्राह्मण क्या करते थे, राजा को रिचुअल्स सिखाते थे कि आप लोग उनको बड़े बड़े रिचुअल्स करवाते थे। ठीक है, तो ये लोग थे कहीं ना कहीं राजा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो राजा को अपनी पावर जो है इनसे शेयर करनी पड़ती थी। और भी कई ऐसे प्रोड्यूसर्स थे, जैसे कि कैटल कीपर्स थे, जो लोग कैटल्स पालते थे, तो राजा को इनसे क्या मिलता था, कैटल से उनको एक डेयरी प्रोडक्ट मिलते थे, मीट वगैरह मिलता था। आर्टिसंस हुआ करते थे, वो भी बड़े बड़े अपने आर्ट्स वगैरह दिखाया करते थे जो राजा के लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये सब इन लोगों के भरोसे राजा को फिर भी कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहना पड़ता था। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर चोलास के बारे में पढ़ेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था।
जैसे कि इसमें देखो लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में 400 टैक्सेस जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं चोलास के। चोला कौन थे? जो तमिलनाडु के एरिया में राज कर रहे थे। देखो जो ये वाला एरिया है मैप के अंदर, आप देखो ये वाला जो एरिया है ना, तमिलनाडु वाला एरिया, कावेरी रीजन वाला एरिया, यहाँ पर जो है चोल वंश के राजा राज कर रहे होते थे। तो उस समय इनके यहाँ पर लगभग, अब देखो राजा क्या करते थे ना, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए पता नहीं कितने तरह के टैक्सेस लगाते थे लोगों के ऊपर, कुछ भी, ठीक है। तो उस टाइम ही टैक्सेस की ही बात की गई है कि चोल एम्पायर के समय में कैसे लोगों के ऊपर लगभग 400 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं लगाए जाते थे। उसके अंदर फ्रीक्वेंटली मेंशन किया गया इंस्क्रिप्शन के अंदर एक टैक्स था वेत्ती, ठीक है। इसको कैश की फॉर्म में नहीं लिया जाता था, बल्कि इसको इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था। मतलब लोगों से लेबर का काम करवाया जाता था फोर्सली, और ये एक तरह के टैक्स के रूप में करते थे लोग काम। और भी थे, जैसे कदमाई था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। और भी कई टैक्सेस थे, जैसे कि थैचिंग ऑफ द हाउस, लोग जो है अपने घरों के ऊपर जो घास फूस उगाते थे उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। अगर आप पाम ट्रीज पर चढ़ने के लिए लैडर का यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। अगर आप अपनी फैमिली में जो फैमिली प्रॉपर्टी है एक दूसरे को सक्सेशन दे रहे हैं, आगे से आगे दे रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगता था। अब आप उसको सोचो कि क्या ऐसे टैक्सेस आज लगते हैं? नहीं, ऐसे टैक्सेस आज नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज थे इन सभी का यूज़ किया जाता था किंग के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। किंग जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स करता था उन सभी में जो पैसा खर्च होता था वो कहीं ना कहीं जनता से ही निकाल कर लिया जाता था टैक्सेस के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में। तो राजा क्या करता था? बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाता था, फोर्ट्स बनवाता था, ठीक है। तो और इनका यूज़ जो है लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भी किया जाता था। तो क्या ऐसा होता था कि देखो जो राजा होते थे वो अपनी पावर दिखाने के लिए ना इन बड़े बड़े टेम्पल्स का ही निर्माण करवाते थे। मतलब उनके लिए सबसे बड़ी जो उनकी शान की चीज़ होती थी ना वो टेम्पल्स ही हुआ करते थे, ठीक है। तो जब भी कभी राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, देयर वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म्स ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकी जो वेल्थ होती थी मोस्टली जो है इनके टेम्पल्स में ही होती थी। तो इसलिए जब भी राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना तो वो मोस्टली सीधा टेम्पल्स पर ही अटैक करते थे, ठीक है। ये भी आप आगे की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेम्पल्स के ऊपर बहुत अटैक्स हुए हैं। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजिशंस वर ऑफन हेरिडेटरी। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिशियल्स वगैरह सेलेक्ट किए जाते थे, जो रिक्रूट होते थे, वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हुआ करते थे। इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज मतलब जो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, काफ़ी पावरफुल फैमिलीज हुआ करती थी ना उस रीजन में, उन लोगों को ये काम दिया जाता था, ठीक है। जो थोड़े से पावरफुल होते थे, जिनका थोड़ा दबदबा होता था उस एरिया में। तो और ये पोजीशन भी हेरिडेटरी होती थी। अगर बाप को मिली है वो पोजीशन, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो बाद में उसके बेटे को मिलेगी। तो ये हेरिडेटरी होती थी। फिर उसकी बात करते हैं हम प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट, ठीक है। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। देखो आपने पहले भी पढ़ा है चैप्टर्स में कि जो प्रशस्तीज हैं, वो प्रशस्तीज में जो उनके राजाओं के जो पोएट हुआ करते थे वो अपने राजा की तारीफ में जो है प्रशस्तीज लिखा करते थे। तो आप खुद सोचो कि अगर एक जो पोएट है वो राजा के पास बैठ कर ही उसकी प्रशस्ति लिख रहा है, तो क्या वो राजा की उसमें एक भी बुराई लिख सकता है? या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जो राजा है वो एकदम परफेक्ट हुआ करते थे, 100% उनके अंदर कोई बुराई नहीं हुआ करती थी, या वो कुछ भी गलत नहीं करते थे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। प्रशस्तीज के अंदर जो भी लिखा जाता था वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होता था। रूलर्स अपने आप को जैसा लोगों को दिखाना चाहते थे प्रशस्ति में वही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे वो अपने आप को दिखाना चाहते थे कि वो बहुत बड़े वॉरियर्स थे, है ना, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे, मतलब ये सब चीज़ें जो भी अपनी तारीफ़ें उन्होंने लिखवानी होती थी वो प्रशस्तीज पे लिखवाते थे अपने पोइट्स के थ्रू, ठीक है। सो दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये प्रशस्तीज हैं ये मोस्टली ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी जाती थी जो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसकी हेल्प करते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक अचीवमेंट जैसे नागभट्ट है, मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। कई रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं प्रशस्तीज में लिखवाई हैं। एक प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखी गई है और ये पाई गई है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एक प्रतिहार राजा है जिसका नाम है नागभट्ट। इसके बारे में लिखा हुआ है, देखो, किंग ऑफ आंध्रा, सैंधवा, विदर्भा एंड कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। मतलब बताया गया है कि मतलब राजा हमारा जो था वो राजा भी नहीं बना था, वो एक राजकुमार ही था, तब भी जो आंध्रा, सैंधवा, विदर्भ, कलिंग के सब राजा थे सब उसके आगे गिर गए। मतलब
इतना बढ़ा चढ़ा के राजा की तारीफ़ें की जाती थी इन प्रशस्ति में कि आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे उसको कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। सो किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई उस टाइम जो है निकल कर आए, जैसे राजा निकल कर आए जो छोटे छोटे थे, बहुत पावरफुल बन गए थे, तो मोस्टली उनमें ना ब्राह्मण ही थे। क्यों? राजा ने ही अपने काम खराब किए। राजा क्या करता था कि जब ये ब्राह्मण इनके लिए प्रशस्ति लिखते थे या इनके जो भी बड़े बड़े काम किया करते थे, राजा खूब खुश होके कि लो भाई लो ज़मीनें बांट दो इनको। तो राजा ने इनको बहुत ज़्यादा ज़मीनें दी, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा जो है ग्रांट्स दिए गए ज़मीनों के। और जो ये ज़मीनें दी जाती थी, इनके जो रिकॉर्ड होते थे इन कॉपर प्लेट्स पर होते थे। जो ये आप ये कॉपर प्लेट्स देख रहे हैं ना, इन कॉपर प्लेट्स के ऊपर इनके जो हैं रिकॉर्ड्स होते थे। इसके ऊपर लिखा जाता था कि हाँ हाँ इस बंदे को ये ज़मीन दी जा रही है। देखो, दिस इज़ अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। यहाँ पर क्या है, जैसे रूलर ने किसी उसको ब्राह्मण को कोई लैंड दी है, ठीक है, 9th century के आसपास की बात है ये। तो यहाँ पर इसमें हाफ संस्कृत और हाफ तमिल में लिखा हुआ है। ये रिकॉर्ड्स ये बताते हैं, इसके ऊपर रॉयल सील भी लगी हुई है कि भाई इस पर्सन को ये ज़मीन जो है राजा दे रहा है। तो राजा बहुत ज़मीनें बांटा करते थे उस समय, ठीक है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, और वो सिर्फ ज़मीन नहीं देते थे, पता नहीं ज़मीन के साथ साथ उनको क्या क्या पावर्स दे देते थे कि वो अपने ही काम ख़राब कर लेते थे, ठीक है। ऐसे उन्होंने किसी उसको ज़मीन दे दी, किसी ब्राह्मण को ज़मीन दे दी, तो सिर्फ ज़मीन नहीं देते थे, ज़मीन के वो उसकी बाउंड्री करवाते थे। बाउंड्री के साथ साथ एक बहुत थॉर्नी बुशेस लगवाते थे कि दिखे दूर से कि हाँ ये राजा के द्वारा दी गई ब्राह्मण को एक ज़मीन है। उसके ऊपर बड़े बड़े ट्रीज़ होते थे, मतलब फ्रूट्स के, ठीक है, वाटर लैंड होता था, गार्डन्स होते थे, उसमें अच्छे खासे कुएँ होते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काफ़ी अच्छे खासे विलेज को कवर कर रहे होते थे, टैंक्स वगैरह होते थे, फिश पॉन्ड्स होते थे। और जो पर्सन को ज़मीन दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, वो पर्सन उस ज़मीन से टैक्स कलेक्ट कर सकता था, ठीक है। और यहाँ तक कि वो जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो मतलब टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, लोगों पर फाइन्स भी लगा सकते थे। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी चरवाहे ने अपने जानवर को उस ज़मीन पर चढ़ने को भी छोड़ दिया ना, तो वो उससे भी टैक्स ले सकता है। इतनी ज़्यादा वो लोग उनको पावर दे देते थे, ठीक है। तो ज़मीनों के साथ साथ सिर्फ ज़मीन नहीं, बहुत सारी पावर्स जो है ब्राह्मणों के हाथ में अपने आप ही पकड़ा देते थे। सो अनयूजुअल फॉर द 12th century वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया है कि एक काफ़ी जो लंबा एक लॉन्ग संस्कृत एक पोएम है जो कश्मीर के राजा के बारे में बताती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। 12th century के आसपास की बात है ये। तो एक ऑथर ने लिखी थी, ये है कल्हण जो है, ये कश्मीर के राजा के बारे में इसने एक पोएम लिखी है, ये एक ऑथर है, ठीक है। अब यहाँ पर अनयूजुअल वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये प्रशस्ति से काफ़ी अलग है। इसने क्या किया है, बहुत सारे सोर्सेज का यूज़ किया है, इसने इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स और पहले की क्या हिस्ट्री रही है, ये सभी देखकर उसने राजा के लिए पोएम लिखी है। और पहली बात तो ये कि प्रशस्ति इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसमें राजा की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों उसने लिखी हैं, ठीक है। ये कल्हण ने लिखी हैं कश्मीर के राजा के बारे में। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। देखो आपने देखा ही होगा कि जो भी डायनेस्टी जो ये रूल कर रही थी वो एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो वो क्या करते थे, सेम टाइम वो और एरियाज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो सबसे ज़्यादा ऐसा मेन एरिया जिसके पीछे पड़े हुए थे, वो एरिया था कन्नौज का एरिया, ठीक है। गंगा वैली में जो कन्नौज का एरिया था काफ़ी फर्टाइल एरिया था, काफ़ी अच्छा एरिया था। अब देखो मैं आपको ये मैप में भी दिखा देती हूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्राइज्ड एरिया था और इसके पीछे सभी पड़े हुए थे। तो एक मिनट, हाँ, फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज़। अब देखो इसमें 3 डायनेस्टीज़ जो है लगातार एक दूसरे से लड़ती रहीं, ठीक है, इस एरिया को पाने के लिए। जो थी वो थी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश की ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे, कन्नौज के लिए लड़ाइयाँ कर रहे थे और ये 3 पार्टीज़ थी और ये जो इनका कन्फ्लिक्ट था ना, ये बहुत लंबे टाइम तक चला। इसलिए हिस्टोरियंस ने इसको क्या कहा है, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहा है। ये यहाँ तक कि बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आया है तो कि आ सकता है कि हाँ जो ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल है वो क्या था, ठीक है, या फिर कन्नौज को लेकर जो चल रहा था वो उसको क्या नाम दिया है ऑथर्स ने, हिस्टोरियंस ने किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो ये एक ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल था जो 3 डायनेस्टीज़ के बीच में कन्नौज के ऊपर चल रहा था। वो था जो 3 डायनेस्टीज़ थी वो थी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाला डायनेस्टीज़।
जो रूलर्स होते थे ना वो अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ना बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे वो लोग। तो जब भी वो एक दूसरे की किंगडम्स को अटैक करते थे ना तो मोस्टली वो जो उनके टेम्पल्स होते थे ना उन्हीं को टारगेट करते थे। क्यों? क्योंकि वो टेम्पल्स सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे, ठीक है। तो मोस्टली जब भी राजा आपस में लड़ाइयाँ होती थी ना उनका टारगेट होता था कि हमें इसके टेम्पल को ही टारगेट करना है और उसके टेम्पल को एक्वायर करना है। तो कई बार वो क्या करते थे, टेम्पल से या तो वेल्थ चुरा कर ले जाते थे या फिर उस टेम्पल को अपने एम्पायर में कर लेते थे, ठीक है, अपने एरिया में कर लेते थे। तो ऐसे ही एक पागल आदमी एक था जिसका नाम था महमूद गजनी, जो अफ़गानिस्तान से आया था और लगभग इसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। तो इसने हमारे ये 1000 से 1025 के बीच में देखो इसने लगातार हमारे भारत पर आक्रमण किया। तो इसका जो मेन टारगेट क्या था, टेम्पल्स ही टारगेट था। इसने जो हमारा सोमनाथ मंदिर है गुजरात का, इसके ऊपर इसने जो है अटैक किया। और जो हमारा सोमनाथ मंदिर है ना वो सोने का बना हुआ था, लेकिन ये इतना सोना वहाँ से चुरा कर लेकर कहाँ चला गया, कैपिटल सिटी अपनी गजनी ले गया और वहाँ पर इसने सारा पैसा लगाया अपना। तो इसने सोमनाथ मंदिर को जो तोड़ा था, ये भी क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया था, तो ये महमूद गजनी था, जो गजनी अफ़गानिस्तान से आया था और इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। Other kings who engaged in warfare included the Chahmans, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gadwals of western Uttar Pradesh. देखो और भी कई किंग्स थे जो इस वॉरफेयर में इंक्लूडेड थे। उसमें थे चौहान वंश के राजा, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के इलाकों में राज किया और वो अपने एरियाज़ को और भी एक्सपैंड करना चाहते थे, इसलिए वो वेस्ट और ईस्ट के आसपास। लेकिन फिर उनको मतलब जब वो एक्सपैंड करना चाहते थे तो उनको कई राजाओं ने उनको अपोज़ किया। वो थे चालुक्य वंश के राजा, ठीक है, गुजरात के, और गढ़वाल के जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो चामान रूलर था, जो चौहान वंश का एक फेमस रूलर रहा है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज 3, ठीक है। इसकी लड़ाई जो है इसी महमूद अफ़गान रूलर से हुई थी, मोहम्मद गौरी से 1191, ये 12th सेंचुरी के आसपास की ही बात है। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसने पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और उसे माफ़ करके वापस भेज दिया था। बट नेक्स्ट ईयर कमीना फिर आ गया, नेक्स्ट ईयर वो फिर आ गया और उसने इस बार जो है पृथ्वीराज तृतीय को मार दिया था, ठीक है। इसकी एक अलग ही स्टोरी है, इसने बहुत ज़्यादा बुरा किया था। अ क्लोजर लुक द चोलाज, हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में चोलाज के बारे में। चोल वंश जो हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में उस टाइम राज कर रहा था, फ्रॉम उरायूर टू थंजावुर। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, चोलाज जो है कैसे पावर में आए। देखो ये एक माइनर चीफ थे, जो मतलब एक फैमिली थी जो कावेरी डेल्टा के आसपास में, जिनकी काफ़ी अच्छी खासी पावरफुल थी और वो वहाँ पर अपना राज कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। तो जिनको क्या कहा जाता था, मुत्तरैयार, ठीक है। तो ये कौन थे, दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवों के किंग के। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बड़े बड़े राजा हुआ करते थे सेंट्रल लेवल पर, अपने सामंत उनके सबॉर्डिनेट्स हुआ करते थे। तो ऐसे ही ये जो चीफ्स थे ये पल्लव किंग के जो थे सबॉर्डिनेट थे। तो विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर। अब जो विजयालय था वो चोलों से बिलोंग करता था, चोलों की फैमिली से बिलोंग करता था, उरायूर से। उसने इस डेल्टा को कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया। ये जो मुत्तरायार थे ना, इनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी, ठीक है। तो उस एरिया को कवर कर लिया इसने और वहाँ पर इसने थंजावुर शहर की स्थापना की और वहाँ पर एक मंदिर की भी स्थापना की। जो ये देवी हैं, ठीक है, इनके मंदिर की भी स्थापना की। ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये उरायूर वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसने क्या नाम है इसका, जो चोलास थे, ठीक है, विजयालय जो था, इसने क्या किया, इस एरिया पर कवर कर लिया, राज कर लिया अपना। तो सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कन्क्वायर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर। अब जो विजयालय के सक्सेसर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, आसपास के एरिया जो नेबरिंग एरियाज था ना, उनमें अपनी किंगडम को और भी वास्ट कर लिया और बढ़ा लिया। द पांड्याज एंड द पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ हिज किंगडम। उन्होंने पांड्या और पल्लवा दोनों की टेरिटरी को अपने किंगडम में मिला लिया, ठीक है। तो जो उसका फेमस रूलर निकल कर आया, राजराज प्रथम, कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। राजराज जो प्रथम था, ये चोल वंश का सबसे पावरफुल राजा माना जाता है,
ठीक है। ये किंग बना था 985 एडी में, ठीक है, अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास ये राजा बना और इसने अपना कंट्रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में कर लिया था, ठीक है। इसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई थी, संभाली थी। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है जो इससे भी एक कदम आगे था, वो था राजेंद्र प्रथम। उसने अपनी पॉलिसीज़ को भी ऐसे ही कंटिन्यू किया और यहाँ तक कि उसने गंगा वैली पर भी इन्वेड किया, अटैक किया। श्रीलंका और जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, वहाँ तक इन्होंने, जो ये आगे का जो आपका एरिया देखेंगे ना, पूरा जो कोस्टल एरिया है और ये जो श्रीलंका वाला जो ये सारा एरिया, यहाँ पर सब जगह इन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो है चोल वंश ने नेवी की स्थापना की थी। ये पहली ऐसी किंगडम थी जिन्होंने नेवी चलाई थी अपनी, और इनकी अपनी एक नेवी थी, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, जो आगे के एरियाज़ थे ना, आगे के भी कई कोस्टल एरियाज़ थे साउथ ईस्ट एशिया के, जो अभी आप एरियाज़ देखते हैं इंडोनेशिया वगैरह, उन सभी जगह पर इन्होंने अपना कैप्चर कर लिया था। तभी वहाँ पर भी हमें जो है हमारे टाइम के टेम्पल्स मिलते हैं, ठीक है। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब हम बात करेंगे टेम्पल्स के बारे में। देखो, सबसे ज़्यादा टेम्पल्स जो है ना, बहुत अच्छे खासे जो एक आर्किटेक्चर का एक अच्छा खासा नमूना देखने को मिलता है, वो चोलों ने भी बहुत ज़्यादा टेम्पल्स का निर्माण करवाया और कई टेम्पल्स बनाए गए थंजावुर में। थंजावुर जो है तमिलनाडु का ही एक शहर है, और गंगईकोंड चोलपुरम, ये भी देखो यहीं एक कोस्टल एरिया है, ये रहा, ठीक है, तमिलनाडु में ही पड़ता है ये भी। तो यहाँ पर जो है कई टेम्पल्स बनवाए गए, राजा दोनों ने ही बनवाए, बाप बेटों ने, राज और राजेंद्र ने। और काफ़ी आपको एक अच्छा अमेजिंग आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा इन टेम्पल्स में। ये देखिए, ये टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है, ये आज हमें कहीं देखने को नहीं मिलता, जो आज ये कोई नहीं बना सकता, लेकिन ये पुराने हज़ारों वर्षों पुराने जो टेम्पल्स हैं आज वैसे के वैसे ही खड़े हैं। तो ये टेम्पल्स जो हैं, ये टेम्पल देखो गंगईकोंड चोलपुरम में बनवाया गया है, ठीक है। तो चोला टेम्पल्स ऑफन बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच ग्रू अराउंड देम। देखो, जो टेम्पल्स हुआ करते थे ना उस समय, जैसे कि आज के टेम्पल्स क्या होता है, लोग पूजा करने आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं, बट उस समय टेम्पल्स को भी कुछ अलग से ही तरीके से देखा जाता था। इनके आसपास लोगों की सेटलमेंट्स बनाई गई, लोग इनके आसपास रहने लगे, ठीक है। ये एरिया बन गया सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आसपास के एरिया में क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम होने लगा। और जो टेम्पल्स के लिए जो भी मतलब लैंड वगैरह दी जाती थी, और भी लोग जो मतलब उस पे एरिया पे, टेम्पल्स वर ऑल्सो एंडोर्ड विद लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, ठीक है। तो उस जो उसके आसपास की लैंड होती थी ना, उसको रूलर्स भी यूज़ करते थे और लोग भी यूज़ करते थे, ठीक है। और इस लैंड से जो भी प्रोड्यूस होती थी, द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्कड एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन नियर इट, ठीक है। तो क्या होता था कि जो भी प्रोड्यूस होती थी लैंड की, उसका यूज़ किया जाता था इन टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए। और कई स्पेशलिस्ट जो है इस टेम्पल में काम करते थे, जैसे कि प्रीस्ट हुआ करते थे, गार्लैंड मेकर्स होते थे, कुक्स होते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे। तो जो इन अदर वर्ड्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो जो टेम्पल था वो सिर्फ पूजा का ही एक स्थान नहीं था, ये एक सेंटर था फॉर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी की जाती थी, जैसे कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, ट्रेडिंग की बात की जा रही है, ये सब चीज़ें होती थी। सोशल लाइफ का मतलब है कि यहाँ पर लोग आपस में आकर मिलते थे, बातचीत करते थे, ठीक है, ये सोशल लाइफ भी थी। और कल्चरल मतलब कि वो लोग क्या करते थे, अगर उनका कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता था, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी होती थी, तो वो टेम्पल्स में ही की जाती थी, ठीक है। Amongst the craft associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive. Chola bronze images are considered amongst the finest in the world. ठीक है, जो क्राफ्ट है जो टेम्पल्स के साथ एसोसिएट करता है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ब्रॉन्ज इमेजेस जो है मिलती हैं देखने को, जो चोला के समय बनाई गई हैं, जैसे ब्रॉन्ज इमेजेस जो हैं, इन्हें वर्ल्ड की फाइनेस्ट एक तरह से कारीगरी कहा जाता है। और मोस्टली इसके अंदर जो डाइटीज़ हैं, भगवान हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ तक कि कई डिवोटीज़ की भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होते होंगे, पावरफुल होते होंगे डिवोटीज़, वो लोग अपनी भी मूर्तियाँ बनवाते थे। देखो ये है ना ब्रॉन्ज टेम्पल, ब्रॉन्ज की मूर्ति, एक चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। देखिए आपको कितने इलाबोरेटली इसको डेकोरेट किया गया है। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। देखो, हर राजा के लिए उसके जो भी मतलब उसके किंगडम के अंदर जो भी अचीवमेंट हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ एग्रीकल्चर का ही होता है। एग्रीकल्चर का आज भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी जीडीपी में। तो एग्रीकल्चर जो है उसके थ्रू ही जो है उस एम्पायर की डेवलपमेंट्स होती थी, ठीक है। अब जैसे कावेरी वाला जो एरिया था,
उसका वो बहुत स्मॉल चैनल्स में बटी हुई थी। जब कावेरी बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो है वो अलग अलग चैनल्स में बटी हुई थी, ठीक है। तो क्या होता था, दीज चैनल्स ओवरफ्लो, ये जो चैनल्स होते थे ना ये फ्रीक्वेंटली ओवरफ्लो करते थे, ठीक है। तो जिससे क्या होता था, इन नदियों के किनारे बहुत अच्छी खासी फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती थी, बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। वाटर फ्रॉम द चैनल्स, और जो वाटर निकलता था इन चैनल्स के थ्रू, इससे क्या करते थे, इरीगेशन का काम हो जाता था, एग्रीकल्चर में अच्छा खासा इनका यूज़ होता था। और मोस्टली जो क्रॉप्स हुआ करती थी जिनमें अच्छा पानी की ज़रूरत होती, जैसे कि राइस वगैरह कल्टीवेशन में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती थी कावेरी वाले एरिया में, ठीक है। सो ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वॉज ओपन अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन, ठीक है। जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुई तमिलनाडु में, और 5th और 6th एरिया सेंचुरी के आसपास जो है इस एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन हुआ, फॉरेस्ट क्लियर किए गए, ठीक है। और जो ये डेल्टा वाला एरिया था इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैंकमेंट्स की गई, मतलब उनके आसपास जो है वो जो जैसे कि अभी बनाए जाते हैं ना, बांध वगैरह बनाए जाते हैं, वो सब बनाए गए ताकि फ्लड ना आए, ठीक है। और वाटर्स को वाटर जो है उसको फील्ड में आराम से निकाला जा सके, फील्ड में निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैनाल्स जो हैं वो बनाई गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्रॉप्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। So in many cases it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. और जो irrigation है इसके लिए भी अलग अलग methods यूज़ किए गए, जैसे कि कुएँ खुदवाए गए, बड़े बड़े टैंक्स बनवाए गए रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सब काम जो देखो, ये वाला ये जो आप देख रहे हो, ये अब पूरी तरह से तो ये पूरी बिल्डिंग इस वक्त नहीं है, अब ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बस जो ये मेटल का जो इस वक्त है ये अभी तक सर्वाइव कर चुका है। तो ये 9th सेंचुरी में बना था तमिलनाडु में, और वाटर के ओवरफ्लो को रोकने के लिए ये बनाया गया था ताकि जो फील्ड्स हैं उनका इरीगेशन भी आराम से किया जा सके। So most of the new rulers as well as people living in villages took an active interest in these activities. तो mostly जो रूलर्स होते थे वो इन एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अभी देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑर्गेनाइज कैसे होती थी चोलास की। जो पीजेंट्स होते थे ना उनके सेटलमेंट्स को ऊर कहा जाता था, मतलब जैसे कि जो पीजेंट्स थे वो भी धीरे धीरे अमीर बन गए थे। एग्रीकल्चर में जब इरिगेशन आया अच्छा खासा, जब इरिगेशन होने लगा तो जो पीजेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अमीर बन गए, ठीक है। और इन पीजेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाने लगा, इनको उर कहा जाने लगा। अब जो ये पीजेंट्स थे ये भी अलग अलग विलेजेस में रहा करते थे, तो इनकी जो यूनिट्स थी इनको क्या कहा जाने लगा, इनको नाडू कहा जाने लगा। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। तो इस तरह से जो विलेज काउंसिल थी जो नाडू थी वो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को परफॉर्म करती थी, जैसे कि टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करना। तो उस समय जो है चोल वंश के राजाओं के समय में जो किसान थे वो भी कई मतलब बहुत अमीर किसान हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, जो नाडू मतलब नाडू वही जो यूनिट है जहाँ पर ये सभी विलेजेस को मिलाकर जो ये यूनिट बनी है, वो सभी चोला गवर्नमेंट के जो सुपरविजन के अंडर काम करते थे। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक, अब देखो चोला किंग क्या करते थे, अब उन्हें पता था कि हमें काम करवाना है इनसे, ठीक है, इन लैंड ओनर से, इन रिच पीजेंट्स से, तो उनको भी तो खुश रखना है। तो चोला किंग क्या करते थे, इनको बड़े अच्छे खासे टाइटल्स देते थे कि ये लो चलो खुश जाओ तुम भी। तो ऐसे ही उन्होंने उनको कई टाइटल्स दिए हैं, जैसे कि ये देखो ये लिखा है मुवेंदलवन, ठीक है, अरैयार, ऐसे ऐसे करके ये इनको टाइटल्स देते थे। जिस मतलब एक तरह से इन टाइटल्स का मतलब होता था कि एक तरह की आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, सेंटर के अंदर स्टेट के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट दी गई है। तो ये सब देखो, जब इंसान के पास अच्छा खासा पैसा होता है ना तो उसके बाद उसको क्या चाहिए होती है, उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। तो वही चीज़ राजाओं ने की। वो क्या करते थे, उन्हें पता था कि इन पीजेंट्स के पास अच्छा खासा पैसा है, हमें इनसे काम करवाना है। अब काम करवाने के लिए पैसे का लालच तो नहीं दे सकते, तो राजा इनको बड़े बड़े टाइटल्स देते थे कि भाई तुम्हें सोसाइटी में ना अच्छी खासी इज्जत मिलेगी, हम तुम्हें ये टाइटल्स दे रहे हैं, ये नामों से तुम्हें लोग पुकारेंगे और तुम्हें एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इन लोगों को भी ये काम करना अच्छा लगता था और वो राजा के अंडर काम करते थे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि किस तरह के जो लैंड्स होती थी वो राजा दिया करता था। सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड, जैसे कि ये है वेलन वगई, ये वो लैंड होती थी जो नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स के पास होती थी। ब्रह्मदेय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आई थिंक पेपर में भी आया है। ब्रह्मदेय का मतलब क्या होता है, तो ब्रह्मदेय मतलब वो ज़मीन जो ब्राह्मणों को दी जाती है एज अ गिफ्ट। शाल भोग, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। देवदान, देवदान मतलब जो ज़मीन टेम्पल्स के लिए दान की जा रही है ना उसको देवदान कहा जाता था। पलीच चंदनम,
लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स की लैंड होती थी, आप इनको ध्यान से मतलब याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव सीन दैट ब्राह्मणाज ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय। अब देखो हमने देखा, जैसे कि अभी हम चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि जो ब्राह्मण है ना, उनको सबसे ज़्यादा लैंड ग्रांट्स मिलते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, बड़े चालाक थे, ये राजा को खुश रखते थे, और राजा इनको खुश होकर, राजा पागलों की तरह लो ज़मीन ले लो, तो राजा इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनको ज़मीनें दी जाती थी, लार्ज नंबर ऑफ। जो इससे क्या था कि जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स थी वो कावेरी रीजन में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। अब आप सोचो कि आपके एरिया में आप ब्राह्मणों को ज़मीनें दिए जा रहे हो, तो आपके एरिया में क्या हुआ कि ब्राह्मण सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ऐसे ही हुआ, कावेरी वैली का जो एरिया था वहाँ पर जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी संख्या में निकल कर आई। ठीक है, तो जो ये ब्रह्मदेय हुआ करते थे, मतलब वही जो ज़मीन होती थी, इसकी देखभाल करने के लिए क्या हुआ, असेंबलीज होने लगी। ठीक है, असेंबली बनाई गई जिसके अंदर बड़े बड़े जो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे वो सभी इसमें काम करते थे। ठीक है, और ये जो असेंबलीज हैं वो अच्छी खासी एफिशिएंटली काम करती थी, और इनके जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते थे वो इंस्क्रिप्शंस में लिखे जाते थे, और कई बार जो टेम्पल्स की दीवारें हैं ना उनके ऊपर भी लिखे जाते थे इनके किए गए काम। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स। और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे ना, उनके ग्रुप्स को क्या कहा जाता था, उनको नगरम कहा जाता था, हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है। तो ये लोग क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस करते थे। ठीक है, टाउन्स के अंदर ये लोग भी काफ़ी ऐसे काम करते थे। मतलब क्या हो रहा था कि सोसाइटी के अंदर एक जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, वो बढ़कर आगे आ रहे थे, और वो अपनी एक डोमिनेटिंग जो है इमेज बना रहे थे सोसाइटी के अंदर। Inscriptions from Uttaramerur in Chinglekput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो हमें इससे मिलते हैं, और ये हमें डिटेल बताते हैं कि कैसे सभा ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, कैसे अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती थी कि कौन इरिगेशन को देखेगा, कौन गार्डन्स को देखेगा, कोई टेम्पल्स को देखेगा। और जो मेंबर्स हुआ करते थे ना इन कमिटीज़ के लिए, एलिजिबल मेंबर्स होते थे, वो क्या करते थे, जो भी एलिजिबल मेंबर्स होते थे उन सभी का नाम जो है पाम लीफ पर लिखकर एक छोटी छोटी टिकट्स बना दी जाती थी, और किसी भी एक छोटे बच्चे को कहा जाता था कि तुम इसमें से एक टिकट निकालो। ठीक है, तो 1 बाय 1 जो है हर कमेटी के लिए एक टिकट निकाली जाती थी, जिसका नाम आता था वो उस कमेटी का मेंबर बन जाता था। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते थे, अब मेंबर्स को चूज़ करते थे। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, ये देखो ये इंस्क्रिप्शंस हैं और टेक्स्ट हैं जो हमें बताते हैं कि मेंबर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती थी। मतलब कुछ एलिजिबिलिटीज़ बताई गई हैं कि अगर आपको मेंबर बनना है, ठीक है, इन एसोसिएशंस का, इन सभा का, तो आपके क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ द सभा शुड बी ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड। आपके पास एक ऐसी ज़मीन होनी चाहिए जिससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा हो। आपके पास अपना एक घर होना चाहिए। आपकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में आपको अच्छा खासी आपको समझ होनी चाहिए। ईमानदार होने चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट 3 years ही कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनदर कमेटी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ थी जो उन्होंने दे रखी थी कि आपको मेंबर बनने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बायसनेस भी की जाती थी। ठीक है, ये भी आगे इसमें चीज़ दिखाई गई है, इंस्क्रिप्शंस जो हमें ये बताते हैं डिटेल कि while inscriptions tell us about kings and powerful men, here is an excerpt from the Periya Puranam, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. अब देखो जैसे हमने मोस्टली आप देखो इंस्क्रिप्शंस आप किसके बारे में देखते हैं, राजाओं के बारे में देखते हैं, पावरफुल लोगों के बारे में देखते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। पेरिया पुराणम जो एक इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये बताता है कि कैसे जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स की जो लाइफ थी वो ये जो इंस्क्रिप्शन है उसको दर्शाता है। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अदनूर वॉज अ स्मॉल हैमलेट ऑफ पुलैयाज studded with small huts under old thatches and inhabited by agrarian laborers engaged in menial occupations. In the thresholds of the huts covered with strips of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron and prancing about carrying little puppies. मतलब जो अदनूर का आउटस्कर्ट वाला एरिया था, ठीक है, देखो जो आउटकास्ट होती थी, एक तो यहाँ पर जो मेन लोग थे वेललाज और ब्राह्मणास। ठीक है, तो वेललाज वही एक तरह क्षत्रिय ही होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने से छोटे, एक तरह से वही कास्ट सिस्टम जो जनरेट हो चुका था, तो अपने से छोटे जो स्मॉल ग्रुप्स होते थे, आउटकास्ट लोग होते थे, उन लोगों को आउटस्कर्ट्स एरिया में रखा जाता था। उनको थोड़ा सा सिटी से बाहर वाले एरिया में रहने के लिए कहा जाता था। तो वहाँ पर उनकी छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, ठीक है, जहाँ पर ये जो लेबरर के रूप में ये लोग काम किया करते थे। इनके पास कोई अपनी ज़मीनें नहीं हुआ करती थी, छोटे छोटे घरों में रहा करते थे।
वहाँ पर जैसे चिकन्स घूम रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे काले काले बच्चे हैं वो घूम रहे हैं जिन्होंने ब्लैक आयरन कलर का ब्रेसलेट पहना हुआ है। आप खुद अपने आप में अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें की एक डिटेल बताई गई है उस सीन की, उस सीन को डिपिक्ट किया गया है इस इंस्क्रिप्शन के अंदर कि कैसे आम लोगों की ज़िंदगी हुआ करती थी जो आउटकास्ट लोग थे। ठीक है, तो देखिए हमने इसके अंदर पूरा ही डिटेल में पढ़ा किंगडम्स के बारे में, खासकर चोल एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो बाकी हम बाद में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आप ऐसे ही बने रहिए और आप इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना, आपको सब समझ आएगी हिस्ट्री। ओके, थैंक यू गाइस।